हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कहने पर जो आपके BA प्रोग्राम के 6 सेमेस्टर के बच्चों के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा सकें। ठीक है। सो आज की क्लास में जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे बोथ लैंग्वेजेस में, इन साथ में हम लोग उसके आंसर्स को भी देखेंगे। ठीक है, समझेंगे अच्छे से। और वो सब्जेक्ट है हमारा मेन कोर की हिस्ट्री, इशूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2। वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट जो थी आप 5th सेमेस्टर में उसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो एक बार इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं अगेन। अदरवाइज़ जो इसका सिलेबस है वो प्रीति मैम आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने से पहले हम छोटे से तरीके से सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको वर्ल्ड डिवाइडेड पढ़ना है, कोल्ड वॉर का, और फिर उसके साथ कोरिया वियतनाम की सीधी सीधी वॉर पढ़नी है। ठीक है। सेकेंड यूनिट के अंदर आपको कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करना है, घाना अल्जीरिया का। थर्ड यूनिट के अंदर आप लोगों को चिपको मूवमेंट है, अमेज़ॉन भोपाल का मूवमेंट जो हुए थे वो थे, गैस ट्रेजेडी थी, सब था। स्टूडेंट मूवमेंट पेरिस में 1968 में हुआ था ये वो। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स इन साउथ अफ्रीका एंड सिविल राइट मूवमेंट्स, उसके बाद विमेन मूवमेंट्स। ठीक है। लास्ट में यूनिट 4 में सिनेमा से रिलेटेड थोड़े बहुत चीज़ें हैं। सो इनके अंदर कुछ जो क्वेश्चंस हैं पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग वो क्वेश्चंस पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे जो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, हम उन पर बातचीत करेंगे जो आप लोगों को थोड़े से घुमे हुए दे रखे हैं। ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बाकी सभी बच्चों ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ देखी थी हिंदी सिनेमा वाली, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो आए थे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि बच्चों का जो पेपर है ना वो बहुत अच्छा हो और वो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन भी कर सकें। सबसे पहला है आपका शीत युद्ध, शब्द की व्याख्या कीजिए। 1945 के बाद आए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सीधे सीधा आपको शीत युद्ध लिखना है। कोल्ड वॉर थी क्या? अब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट कोल्ड वॉर थी क्या आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। सो आप लोगों को वो बताना है कि शीत युद्ध था क्या। फिर 1945 के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव कैसे पड़ा था। ठीक है, कैसे पड़ा था? अगर जस्ट लाइक एग्जाम्पल इंडिया का लिया जाए तो शीत युद्ध के टाइम पर इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति अपना ली थी, जिसकी मदद से वो ना तो USA में ऐड हुआ ना ही USSR में। ठीक है, तो उससे जो थे USSR के थोड़े से रिलेशंस एंड साथ में हमारे USA के साथ इंडिया के रिलेशंस थोड़े ख़राब हुए। ठीक है, उसके अलावा और तरीक़ों से देखिए तो इंटरनेशनल रिलेशन के बिहाफ पे कि जो कंट्रीज़ USA के साथ ऐड हो गई थी उन कंट्रीज़ का USSR के साथ, और USSR वालों के साथ जो ऐड थे वो USA के साथ, इन लोगों की आपस में नहीं बन रही थी। ठीक है, लड़ाई झगड़े भी बहुत रह रहे थे, मतलब एक तरीके से जो ये विचारधाराओं की लड़ाई थी उसके अंदर ये इंटरनेशनल रिलेशंस पर बेसिक इस टाइप के असर पड़े थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। नेक्स्ट है विकासशील देशों में अविकसितता का स्वरूप और कारण बताइए। डेवलपिंग कंट्रीज़ की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे आज़ाद हुई हैं, इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारा, ठीक है, और म्यांमार है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत टाइम बाद आज़ाद हुई, गुलामी में थी या फिर और भी तरीके थे। तो उस सब की बात इन्होंने बोला है कि विकासशील देशों में अविकसितता का स्वरूप और कारण बताइए। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इस सब का जो कारण है वो क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल नहीं, चलो सीधे पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ क्या आ जाती है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ का यूज़ करती हैं, उनको जो है वो माल बेच देती हैं थोड़े कम रेट पर, ज़्यादा रेट पर, और माल की क्वालिटी वगैरह पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है पॉवर्टी है हमारी और भी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिनको लेकर इनइक्वालिटी होती है या फिर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो उन सब की वजह से भी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ठीक है, तो बाकी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट जो विकासशील देशों में डेवलपमेंट में जो रुकावट आ रही है वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सामाजिक आंदोलनों में किस हद तक अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता पाई है। भाई यहाँ पर नए सामाजिक आंदोलनों की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर यूनिट 3 के सिविल राइट मूवमेंट्स की बात हो रही है। अब सिविल राइट मूवमेंट्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई सिविल राइट मूवमेंट में सबसे पहले और सबसे आखिर में रूप में किसका नाम आता है, मार्टिन लूथर का और मैल्कम एक्स का। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा मैल्कम एक्स और मार्टिन लूथर का लिखने के बाद आप लोगों को नए सामाजिक आंदोलन किस तरीके से किस हद तक काम कर पा रहे हैं, कैसे सफलता कर पा रहे हैं, अपने मोटे जो गोल्स हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं। भाई आंदोलनों से जो है हमारा ये होता है मूवमेंट से कि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है और उससे गवर्नमेंट जो है जनता के हित में, जनता के लिए काम करती है और जो जनता को बेटर लगता है वो काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस आंसर के अंदर बेसिक आपको राइट जो हमारा वो सिविल राइट मूवमेंट्स है उसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना है एंड बाद में आपको नए सामाजिक आंदोलन किस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। उपनिवेशों के राष्ट्रवादी आंदोलन के क्या कारण थे। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन है आप लोगों के अकॉर्डिंग टू यूनिट, तो आप लोगों को बिल्कुल डायरेक्ट लिखना है, घूमने फिरने वाली कोई बात ही नहीं है। सोवियत साम्यवाद राज्यों के चरित्र पर चर्चा कीजिए। अब देखो एक चीज़ यहाँ बिल्कुल माइंड में बिठा कर रखो कि जब शीत युद्ध कोल्ड वॉर का टाइम था तो उस टाइम पे दुनिया में 2 टाइप्स ऑफ विचारधाराएं थॉट्स बच चुके थे। एक विचारधारा थी यूएसए की जो पूंजीवाद थी, दूसरी विचारधारा साम्यवाद की सोवियत वालों की। ठीक है, यूएसएसआर की। तो सोवियत साम्यवादी राज्यों के चरित्र पर चर्चा करनी है तो वो आपको यहाँ पर सब कुछ मेंशन करना है। डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ सोवियत कम्युनिस्ट स्टेट्स। ठीक है, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रही हूँ, हिंदी में इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट है वियतनाम युद्ध के विकास पर विस्तार से चर्चा कीजिए। सीधा क्वेश्चन है, आपको पूरे वियतनाम का वॉर उतारनी है। शीत युद्ध की अवधारणा बताते हुए उसके प्रमुख कारणों और चरणों की व्याख्या कीजिए। अब मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन अगेन एक शीत युद्ध से रिलेटेड डाला है। ठीक है, क्यों डाला है, मुझे आपको दिखाना था कि शीत युद्ध पर एक क्वेश्चन और किस तरीके से अलग तरीके से आ सकता है। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था और जो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है दोनों तकरीबन सेम है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अल्जीरिया और इंडोनेशिया वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। चिपको आंदोलन के प्रगति पथ की व्याख्या करो। अब चिपको मूवमेंट आप लोगों से सीधा सीधा पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको चिपको मूवमेंट लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं नहीं जाना, सीधा चिपको मूवमेंट लिख देना है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के शासन के खिलाफ संघर्ष का वर्णन कीजिए। अब आ जाती है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के शासन के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में ये वाली बात आप लोगों को सबसे पहले माइंड में रखनी है कि दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन हुए क्यों थे, नागरिक आंदोलन हुए क्यों थे, क्योंकि ब्लैक्स के साथ जो हमारे गोरे हैं कालों के साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो अब उन कालों को एक तरीके से इक्वालिटी दिलाने के लिए सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से जो लोग हमारे सामने आए थे वो मैल्कम एक्स और हमारे वो थे कौन, मार्टिन लूथर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे अगर हम बात करें और ब्लैक की तो ब्लैक वुमेन्स के अंदर और लोग थे। उसके अलावा इनके बाद के टाइम पर जो और लोग आए थे जैसे फ्रेडरिक डगलस था या और भी लोग थे वो सारे यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, तो रंगभेद के शासन के खिलाफ संघर्ष क्यों हुआ था, अब आपको वो यहाँ मेंशन करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दक्षिण अफ्रीका में ऐसा हुआ क्या जिसके खिलाफ संघर्ष हुआ। पहली बात रंगभेद पर रखा गया। अच्छा क्या हुआ था, रोज़ा पार्कर नाम की एक महिला थी। अच्छा पहले क्या था, दक्षिण अफ्रीका में ऐसी बात थी कि जैसे ना पहले ब्लैक को इतना राइट नहीं था कि वो लोग बस के अंदर सफ़र करें। ठीक है, उसके बाद क्या था, अगर वो सफ़र करते भी थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो उनको सबसे पीछे की सीट पे बिठाया जाता था, और अगर बस में जगह नहीं है और किसी गोरे को बैठना है तो कोई भी ब्लैक बैठा हुआ होता था तो उसको हटा दिया जाता था पीछे की सीट पर से भी। ठीक है, तो वो वाली चीज़ कि रोज़ा पार्कर एक ब्लैक वुमेन थी और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बस के अंदर एक गोरे को जगह नहीं दी बैठने के लिए तो उस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके बाद रोज़ा पार्कर को लेकर ही मार्टिन लूथर ने जो थे हमारे आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब वो आंदोलन कैसे, वो गांधीवादी विचारधारा जो है ना अहिंसा और सत्य वाली, उस पर्सपेक्टिव को रखकर उन्होंने वो आंदोलन चलाया। फिर उसके बहुत टाइम बाद मैल्कम एक्स आया, मैल्कम एक्स ने भी सेम यही वाली बात करी। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के शासन के खिलाफ संघर्ष का वर्णन आपको इस तरीके से यहाँ पर बताना है।
नारीवाद क्या है, नारीवादियों के प्रमुख विचारों को स्पष्ट कीजिए। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नारीवाद पे पूछा गया है, ठीक है, वुमेन मूवमेंट्स वाले में से ये पूछा गया है। अब भाई ये तो पूरा मार्क्स आपको गेन करवा देगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नारीवाद लिखना है, इंट्रोडक्शन जाएगा, उसके बाद नारीवाद क्या है वो जाएगा, उसके कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। उसके बाद आपको नारीवाद की जो 4 स्टेजेस हैं वो बतानी है। फिर किस किस तरीके के नारीवाद हैं, जैसे कंजर्वेटिव रूढ़िवादी, मार्क्सिस्ट पूंजीवादी, मार्क्सवादी, और लिबरलिज्म, फेमिनिज्म जो है हमारे उदारवादी नारीवाद हैं। साथ में इनके आप लोगों को एक नारीवाद और जोड़ना है, और वो है हमारे ब्लैक फेमिनिज्म, मतलब काले नारीवादी, ठीक है। काले नारीवादी बेसिक क्या थे, जब ये जो हमारे ये दक्षिण अफ्रीका वाला मैंने अभी बताया ना इसमें, तो ये काले नारीवादी जो थे ये बेसिक ब्लैक वुमेंस के लिए इन्होंने अपना संगठन बनाया था। इसके अलावा ब्लैक वुमेंस को लेकर ही एक समलैंगिक नारीवादी भी था। ब्लैक समलैंगिक नारीवाद, उन लोगों ने भी अब गोरों के आपस में एक दूसरे को कंपेयर करके एक अपना ग्रुप बनाया था। और वहाँ मतलब नॉर्मली दक्षिण अफ्रीका की बात अगर की जाए तो उन लोगों ने इस बात पर बहस भी करी बहुत ज़्यादा कि भाई अगर आप लोगों को इक्वालिटी है तो हमें भी मिलनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में रंगभेद विरोधी आंदोलन किस हद तक असमानता को दूर करते हैं, ठीक है। अमेरिका में रंगभेद विरोधी आंदोलन ने किस हद तक असमानता को दूर किया। भाई इससे क्या हुआ, जब हमारा अमेरिका में वुमेन्स को राइट मिला था, किस चीज़ का, वोट देने का अधिकार, तब तक भी ब्लैक वुमेन्स को नहीं मिला था वो अधिकार। उनका फिज़िकली रूप से, मेंटली रूप से हर तरीके से यूज़ किया जाता था, ठीक है। जो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक का ही, कुछ जो बहुत ही मजबूर गरीब तबके के और काम काज करने वाली औरतें होती थी उनके साथ भी ऐसा ही होता था, ठीक है। तो वो वाली चीज़ कि भाई अब यहाँ तो ब्लैक के बारे में, रंगभेद विरोध आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो किस हद तक असमानता को दूर करते हैं वो। तो मार्टिन लूथर ने जो आंदोलन चलाए थे उसके बाद ये जो ब्लैक थे इनको इक्वालिटी मिली, ठीक है। उसके बाद मैल्कम एक्स ने तो पूरी तरीके से ही बदल दिया था सब कुछ, जिसके वजह से ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा जो था राइट्स मिल सके। एक बात याद रखना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनका पूरा नाम है, और ये भी ब्लैक वो हैं, अफ्रीकन अमेरिकन। और मैल्कम एक्स का पूरा नाम मैल्कम एक्स ही है, और ये भी एक अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव कैसे हुआ। अब ये मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन एक जैसे इसलिए रखे क्योंकि तीनों क्वेश्चन बात तो सेम कह रहे हैं लेकिन थोड़े बहुत आपस में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी बात पूछी गई है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ। तो रोज़ा पार्कर वाली जो बात थी आपको यहाँ पर वो बतानी है। पार्क्स नाम था या उनका पार्कर था, प्लीज़ मुझसे अभी मुझे बिल्कुल ढंग से याद नहीं है, लेकिन रोज़ा पार्क्स या पार्कर ही है, ठीक है। आप सर्च करना चाहो तो कर लेना, लेकिन नहीं भी कंफर्म तो मुझसे कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। तो वैसे गलत तो मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन बस इत्तू सा डाउट आ रहा है कि पार्क्स है या पार्कर है, बाकी रोज़ा तो उनका नाम है ही। तो वो वाला पूरा केस मेंशन होगा। उसके बाद मार्टिन लूथर ने किस तरीके से हमारे अहिंसा आंदोलन और सत्य पर लेकर आंदोलन चलाए, फिर उसके बाद मैल्कम एक्स ने चलाए। अच्छा, मैल्कम एक्स की जो पर्सपेक्टिव था वो हमारे मार्टिन लूथर से काफ़ी चेंज था। कैसे था, जैसे मार्टिन लूथर जो थे हमारे, वो क्या चाहते थे, वो आंदोलन करके इंसाफ पाना चाहते थे, लेकिन मैल्कम एक्स ने सभी ब्लैक को ये बोला कि आंदोलन करना ही क्यों है, मतलब आप लोग कोई हलवा थोड़ी हो जो पिसते रहोगे, है ना, या बहुत जल्दी बन गया बैठ के लोग खा लेंगे। तो वो वाली चीज़ बोली इन्होंने मैल्कम एक्स ने, और इनका जो पर्सपेक्टिव था मार्टिन लूथर से थोड़ा अलग था, और वो ये था, इन्होंने सीधा सीधा अमेरिका में अफ्रीकियों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर दी थी। इन्होंने कहा आंदोलन का झंझट ही मत पालो, सीधा अपना राष्ट्र बनाते हैं। भारत में अमेज़न और भोपाल गैस त्रासदी के संघर्ष ने दुनिया में एक नई तरह के पर्यावरण चेतना को आगे बढ़ाया। भोपाल गैस ट्रेजेडी और अमेज़न वाला तो सभी को पता है, बहुत मतलब आप बहुत पुराने बचपन से भी पढ़ते हुए आ रहे हो। ऐसा अब मुझे कमेंट में ये मत बोलना कि मैम हमने कॉमर्स से पढ़ा है, साइंस से पढ़ा, मैंने अगर आपने कॉमर्स साइंस पढ़ी है तो उससे पहले 9, 10, 6, 7 तो पढ़ी होगी ना, तो उसके अंदर से ही आप लोगों को ये सब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 10th के बाद से ही स्ट्रीम चेंज हुई है और उसके बाद से ही ये चीज़ को हटाया गया, मतलब कॉमर्स में साइंस में नहीं रखा गया। तो वो वाली चीज़ें तो आप लोगों को ये पता होगा, नहीं पता तो टेलीग्राम पे फटाक से मैसेज करो, मैं आप लोगों को अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर दूँगी।
जेम्स बॉन्ड फिल्म यूएसए के लिए प्रोपेगेंडा टूल बन गई। ठीक है, जेम्स बॉन्ड फिल्म जो लास्ट वाली यूनिट है, सीधा क्वेश्चन है, यूनिट पूरी चिपकानी है। मानवाधिकार मुद्दों के संदर्भ में नए सामाजिक आंदोलन पर चर्चा कीजिए। मानवाधिकार मुद्दों के संदर्भ में नए सामाजिक आंदोलन की यहाँ बात हो रही है। ह्यूमन राइट्स के मुद्दों के लिए जो एक नए नए तरीके के सोशल मूवमेंट्स निकले हैं उनके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो इसके लिए आपको यूनिट भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी बहुत आजकल के टाइम की न्यूज़ है, सब चीज़ें हैं, उनको भी सामने रखना पड़ेगा, मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस आंसर को कंप्लीट कर पाओगे। अब आ जाते हैं आपकी शॉर्ट नोट। देखो शॉर्ट नोट जो हैं इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके से नहीं आते, जैसे कि हमारे ये सब है तो इन सब में भोपाल गैस ट्रेजेडी को पूछ लेंगे। स्टूडेंट मूवमेंट 1968 में जो है आपका अकॉर्डिंग टू यूनिट, अच्छा स्टूडेंट मूवमेंट पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। 1968 में जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था कि बेसिक वो हुआ क्यों था, ठीक है, वो चलते चलते कैसे पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था, क्यों स्टूडेंट्स को मारा गया, कैद रखा गया, जेल भेजा गया, वो सारी चीज़ें। कोल्ड वॉर पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है, चिपको मूवमेंट पे और सिविल राइट मूवमेंट पे। तो नागरिक अधिकार आंदोलन पे भी जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर बताया है, आपको वही सारा मेंशन करना है। इसके अलावा एक शॉर्ट नोट और आ सकता है, वो है हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मींस गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब वो क्यों आ सकता है, आप बोलोगे कि मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने कोल्ड वॉर पढ़ा तो कोल्ड वॉर के अंदर भारत के साथ कुल मिलाकर और 4 देश थे और उनके नाम मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, भारत, इंडोनेशिया, घाना और युगोस्लाविया और एक और था हमारा, अभी याद नहीं आ रहा, बातों में बता दूंगी। ठीक है, तो मिस्र, ओके मिस्र, तो मतलब इजिप्ट। तो जी ये वाली बात है कि आप लोगों को जो वो था, इन लोगों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी और ये अलग हो गए थे। तो इन्होंने क्यों करा था ऐसा? क्योंकि ये लोग अपना डेवलपमेंट करना चाहते थे। इंडिया का दिमाग चला था ये बनाने का, और वो क्यों चला था? क्योंकि इंडिया ही जानता था मैं अभी अभी आज़ाद हुआ हूँ, और मतलब नेहरू जी ने ये फैसला करा कि भाई अभी तो आज़ाद हुए हैं, अब दोबारा अगर इनके साथ मिल गए तो गुलाम के गुलाम ही रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए उनके साथ मिलाकर जो बाकी की 4 कंट्रीज़ और नए नए जवान हुए थे, नए नए वो हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तो उन लोगों ने फिर इस नीति को अपनाकर अपने आप को अलग कर लिया था। तो इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक सेपरेट नोट आ सकता है। ओके स्टूडेंट, होप सो कि डाउट नहीं हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पेपर करके आना, बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा। जिस टाइप से आप लोगों को मैंने बताया है उसी तरीके से आएगा। बाकी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उनको देखो, क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस के अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं। ओके, सो कोई डाउट हो या कोई भी चीज़ पूछनी हो तो टेली या कमेंट में पूछ लेना। बाकी कोशिश करो कि अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ इसको शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी इस चीज़ को अच्छे से देख सकें, समझ सकें और अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आएँ। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।